अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़की थी, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, दुनिया उसे सक्सेसफुल मानती थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, तो क्या आप यकीन करेंगे कि वो धीरे धीरे अपनी ही सोच के जाल में फंसती चली गई। इतना कि उसे खुद समझ नहीं आया कि वो जी रही है या बस सांस ले रही है। ये कहानी है एक ऐसे दिमाग की जो बहुत तेज था, लेकिन उसी तेजी ने उसे तोड़ दिया। ये कहानी है द बेल जार की। और आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें शायद आपको अपना कोई हिस्सा दिख जाए। कहानी शुरू होती है एस्थर ग्रीनवुड से, एक ऐसी लड़की जो बाहर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट है। उसे न्यूयॉर्क में एक प्रेस्टिजियस मैगजीन में इंटर्नशिप मिली है। लोग कहते हैं तुम लकी हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन अंदर ही अंदर एस्थर कुछ और ही महसूस कर रही है। वो भीड़ में खड़ी है लेकिन अकेली है। वो हंसती है लेकिन अंदर खालीपन है। वो सक्सेसफुल है लेकिन खुश नहीं है। और यहीं से शुरू होता है उसका स्ट्रगल। एक ऐसा स्ट्रगल जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद के अंदर से है। एस्थर को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि वो इस दुनिया में फिट नहीं बैठती। उसे लगता है कि लोग एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं, करियर, मैरिज, एक्सपेक्टेशंस, लेकिन उसके अंदर एक आवाज है जो कहती है कि ये सब फेक है। वो खुद से सवाल पूछती है, मैं क्या चाहती हूं? मैं कौन हूं? क्या मुझे वही करना चाहिए जो सब कर रहे हैं? और जितना वो इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, उतना ही वो उलझती चली जाती है। उसके अंदर एक मेटाफॉर बनता है, एक इमेज, एक बेल जार यानी एक कांच का जार, जिसमें अगर आपको बंद कर दिया जाए तो आप बाहर की दुनिया देख सकते हो लेकिन उसे महसूस नहीं कर सकते। और एस्थर को लगने लगता है कि वो उसी बेल जार के अंदर फंस गई है। वो दुनिया को देख रही है लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रही। वो जी रही है लेकिन महसूस नहीं कर रही। अब सोचिए ये कितना डेंजरस है जब इंसान बाहर से नॉर्मल दिखे लेकिन अंदर से टूट रहा हो। एस्थर न्यूयॉर्क में है, ग्लैमरस लाइफ, पार्टीज, फैशन, लेकिन उसके लिए ये सब मीनिंगलेस है। वो देखती है कि लोग फेक स्माइल्स के साथ जी रहे हैं, रिलेशनशिप सुपरफिशियल है, सक्सेस हॉलो है। और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट हर चीज से खत्म होने लगता है। जो चीजें उसे पहले खुशी देती थीं, राइटिंग, अचीवमेंट्स, अब सब बेकार लगने लगता है। और यही डिप्रेशन की शुरुआत होती है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? जब आपको पता ही नहीं चलता कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, एस्थर भी यही सोचती है कि शायद ये टेम्परेरी है, शायद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन असल में वो और गहराई में डूबती जा रही होती है। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करती है। उसे लगता है कि हर कोई उससे बेटर है। हर किसी को पता है कि वो क्या कर रहा है, बस उसे ही नहीं पता। और ये फीलिंग धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाती है। अब वो फ्यूचर के बारे में सोचती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे उसके सामने कई ऑप्शंस हैं लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही। वो इसे एक फिग ट्री की तरह इमेजिन करती है, एक पेड़ जिसमें अलग अलग ब्रांचेस पर अलग अलग फ्यूचर्स हैं। एक ब्रांच पर सक्सेसफुल राइटर बनना, दूसरी पर हैप्पी मैरिज, तीसरी पर करियर, चौथी पर फ्रीडम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो चूज नहीं कर पा रही। और जब तक वो चूज करने की कोशिश करती है, सारे फिग्स धीरे धीरे सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और वो खाली रह जाती है। यही ओवर थिंकिंग है, यही पैरालिसिस है। जब आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं होती और आप कुछ भी चूज नहीं करते और धीरे धीरे सब खो देते हैं। इस तरह खुद को आइसोलेट करने लगती है। वो लोगों से दूर हो जाती है। उसे सोशल इंटरेक्शन एक्सहास्टिंग लगने लगता है। वो खुद को समझ नहीं पा रही है और सबसे पेनफुल चीज क्या है, वो ये नहीं समझ पा रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो खुद से लड़ रही है लेकिन उसे एनिमी दिखाई नहीं दे रहा। और यही मेंटल स्ट्रगल का सबसे खतरनाक हिस्सा है। आप लड़ रहे होते हो लेकिन पता नहीं होता किससे। अब उसकी इंटर्नशिप खत्म होती है और वो अपने घर लौटती है, लेकिन घर आकर भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता, बल्कि सिचुएशन और वर्स हो जाती है। अब उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अब उसे खुद के साथ रहना पड़ता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां उसका माइंड पूरी तरह कंट्रोल खोने लगता है। वो सो नहीं पाती, वो सोचती रहती है एंडलेसली।
उसके थॉट्स लूप में फंस जाते हैं और धीरे धीरे वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगती है। उसे लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है। उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ टूट चुका है और यही थॉट उसे और नीचे खींचता है। अब वो हेल्प लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सही हेल्प नहीं मिलती। जो डॉक्टर उसे मिलता है वो उसे समझ नहीं पाता। वो उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो बस एक केस हो, एक प्रॉब्लम हो, इंसान नहीं। और ये एक्सपीरियंस उसे और होपलेस बना देता है। अब वो बिलीव करने लगती है कि कोई उसे समझ नहीं सकता, कोई उसे बचा नहीं सकता है, और यही थॉट उसे सबसे डेंजरस डायरेक्शन में ले जाता है। अब उसके माइंड में एक सवाल बार बार आता है, क्या ये जिंदगी जीने लायक है? और जब ये सवाल स्ट्रांग हो जाता है तो इंसान धीरे धीरे हार मानने लगता है। एस्टर भी उसी स्टेज पर पहुंच रही है। वो अब जीना नहीं चाहती, लेकिन मरने से भी डरती है। वो बीच में फंसी हुई है, एग्जैक्टली उसी बेल जार के अंदर, जहां हवा है लेकिन सफोकेशन भी है, जहां जिंदगी है लेकिन लाइफ नहीं है। और यही इस कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट, क्योंकि ये सिर्फ एस्थर की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से टूट रहा है। अब जैसे जैसे एस्थर अपने ही थॉट्स के अंदर डूबती जाती है, उसका कनेक्शन रियलिटी से और कमजोर होता जाता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके बिना भी परफेक्टली चल रही है, जैसे उसका होना या ना होना कोई फर्क ही नहीं डालता। और यही फीलिंग इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि हर इंसान अंदर से चाहता है कि उसका एग्जिस्टेंस मैटर करे, कि वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वही फीलिंग खत्म होने लगे तो इंसान धीरे धीरे खुद को मिटाने लगता है। एस्थर अब अपने दिन ऐसे बिताने लगती है जैसे वो किसी इनविजिबल वॉल के पीछे खड़ी हो। लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन वो सब उसे डिस्टेंट लगता है, जैसे वो किसी मूवी को देख रही हो जिसमें वो खुद एक कैरेक्टर है, लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है। उसके अंदर एक और डर ग्रो होने लगता है, मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूं? बाकी लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं? मेरे अंदर क्या गलत है? और ये सवाल उसे लगातार परेशान करते रहते हैं। वो जवाब ढूंढती है, लेकिन हर जवाब उसे और कंफ्यूज कर देता है। अब वो छोटी छोटी चीजों से भी डरने लगती है। फ्यूचर, डिसीजंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब उसे ओवरवेलमिंग लगने लगता है। वो सोचती है कि अगर उसने गलत डिसीजन ले लिया तो उसका पूरा लाइफ खराब हो जाएगा। और यही फियर उसे फ्रीज कर देता है। वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती, और यही इनडिसीजन उसकी सबसे बड़ी एनिमी बन जाती है। धीरे धीरे उसका सेल्फ वर्थ गिरने लगता है। उसे लगता है कि वो यूजलेस है, कि वो कुछ अचीव नहीं कर सकती है, कि उसका कोई पर्पस नहीं है। और जब इंसान खुद को ही वैल्यू देना बंद कर दे तो दुनिया भी उसे वैसे ही ट्रीट करने लगती है। अब एस्टर खुद को आइसोलेट कर चुकी है। वो लोगों से बात नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता है, और शायद वो सही भी है, क्योंकि मेंटल पेन वो चीज है जिसे एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता। अब उसके थॉट्स डार्क होने लगते हैं। वो डेथ के बारे में सोचने लगती है। पहले ये थॉट्स हल्के होते हैं, फिर धीरे धीरे इंटेंस हो जाते हैं। वो इमेजिन करती है कि अगर वो मर जाए तो क्या होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कोई उसे मिस करेगा, या सब वैसे ही कंटिन्यू कर देंगे। और ये इमेजिनेशन उसे एक अजीब सा कंफर्ट देने लगती है। यहीं पर कहानी एक डेंजरस टर्न लेती है, क्योंकि अब एस्टर सिर्फ दुखी नहीं है, अब वो होपलेस हो चुकी है। और होपलेसनेस डिप्रेशन का सबसे गहरा लेवल होता है। अब वो खुद को कन्विंस करने लगती है कि लाइफ में कुछ भी वर्थ नहीं है, कि फ्यूचर एम्प्टी है, कि कोई भी कोशिश बेकार है। और जब इंसान ये बिलीव कर ले तो उसके एक्शंस भी वैसे ही हो जाते हैं। अब वो अपने लाइफ को खत्म करने के बारे में सीरियसली सोचने लगती है, लेकिन यहां भी उसका माइंड उसे कंफ्यूज करता है। वो सोचती है कि कैसे, कब, कहां, और हर बार कि कोई ना कोई डाउट उसे रोक देता है। वो मरना चाहती है लेकिन पेन से डरती है। वो एस्केप चाहती है लेकिन अननोन से भी डरती है। और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे और टॉर्चर करता है। अब वो अपने फैमिली से भी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। उसकी मदर उसे समझने की कोशिश करती है, लेकिन एस्टर को लगता है कि वो सिर्फ प्रेशर दे रही है, एक्सपेक्टेशंस दे रही है। उसे लगता है कि कोई भी उसकी रियल प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहा, और यही फीलिंग उसे पूरी तरह अकेला कर देती है। अब उसके अंदर एक पॉइंट आता है जहां वो डिसाइड करती है कि वो इस पेन को और नहीं सह सकती। वो एक अटेम्प्ट करती है, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो जाता है, और इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहां से उसकी लाइफ एक नए फेज में एंटर करती है।
मेंटल हॉस्पिटल। अब इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जहां लोग फिजिकली नहीं, मेंटली टूटे हुए होते हैं, जहां हर इंसान अपने ही माइंड से लड़ रहा है। और एस्टर अब उसी एनवायरनमेंट में है। शुरुआत में उसे ये जगह और ज्यादा डराती है। उसे लगता है कि वो यहां बिलोंग नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि यहां हर इंसान की अपनी स्टोरी है, अपना पेन है, और शायद वो अकेली नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस उसके लिए आसान नहीं है। उसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है और उसका पहला एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल होता है। उसे लगता है कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है और ये एक्सपीरियंस उसके फियर को और बढ़ा देता है। लेकिन बाद में उसे एक नया डॉक्टर मिलता है जो उसे समझने की कोशिश करता है, जो उसे सिर्फ पेशेंट नहीं, इंसान की तरह ट्रीट करता है। और यही डिफरेंस उसकी हीलिंग की शुरुआत बनता है। धीरे धीरे एस्टर अपने थॉट्स को समझने लगती है। वो रियलाइज करती है कि उसके अंदर जो चल रहा है वो सिर्फ वीकनेस नहीं है, वो एक इलनेस है और इलनेस को ट्रीट किया जा सकता है। ये रियलाइजेशन उसके लिए टर्निंग पॉइंट बनता है। अब वो धीरे धीरे खुद को रीबिल्ड करने की कोशिश करती है। ये प्रोसेस फास्ट नहीं है, ये पेनफुल है, स्लो है, लेकिन ये रियल है। वो अपने फियर्स का सामना करती है, वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करती है, वो खुद को ब्लेम करना धीरे धीरे कम करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो होप को वापस लाने की कोशिश करती है। बेल जार का मेटाफोर यहां फिर से आता है। अब उसे लगता है कि वो जार थोड़ा थोड़ा लिफ्ट हो रहा है। वो अभी पूरी तरह फ्री नहीं है, लेकिन अब उसे हवा महसूस होने लगी है, और यही रिकवरी का फर्स्ट साइन है। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती मैं, क्योंकि हीलिंग एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एस्थर भी कभी बेटर फील करती है, कभी फिर से गिर जाती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि अब वो अवेयर है, अब उसे पता है कि वो किससे लड़ रही है, और अवेयरनेस सबसे पावरफुल वेपन है। अब वो फ्यूचर के बारे में फिर से सोचती है, लेकिन इस बार फियर के साथ नहीं, एक्सेप्टेंस के साथ। उसे पता है कि लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन शायद जीने लायक हो सकती है, और यही होप उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब जब वो हॉस्पिटल से बाहर जाने की तैयारी करती है, तो उसके माइंड में मिक्स्ड इमोशंस हैं। फियर भी है, एक्साइटमेंट भी है, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही, वो फेस कर रही है। और यही उसका बिगेस्ट विक्ट्री है, क्योंकि कभी कभी जीत का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, ये कि बल्कि टूटने के बाद भी उठना होता है। द बेल जार हमें यह सिखाती है कि मेंटल स्ट्रगल इनविजिबल होता है, लेकिन इसका इंपैक्ट रियल होता है। यह हमें दिखाती है कि सक्सेस, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, कुछ भी आपको इनर पेन से नहीं बचा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह हमें यह समझाती है कि हेल्प लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ है। एस्थर की जर्नी हमें यह याद दिलाती है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी डार्क क्यों ना हो, अगर थोड़ी सी भी होप बची है तो रिकवरी पॉसिबल है। और शायद यही इस कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी बेल जार में कभी ना कभी फंसते हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम उसे पहचानते हैं या नहीं, और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या नहीं। तो अगर आप ये सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आप भी उसी जार में फंसे हुए हैं, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, और ये स्टोरी प्रूफ कि बाहर निकलना पॉसिबल है। बस एक कदम, एक कोशिश, एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां शायद किसी की जिंदगी बदल सकती है।